नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में चर्चा करेंगे एक बेहद ही चर्चित मुद्दे पर, और यह मुद्दा जुड़ा हुआ है IPEF से भारत के बाहर होने के संदर्भ में। देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये बात बताऊं कि IPEF एक आर्थिक ढांचा है, एक आर्थिक फ्रेमवर्क है। इसके बारे में और भी हम बातें समझेंगे, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण सेगमेंट है इस पार्टिकुलर फ्रेमवर्क में, और उस पार्टिकुलर सेगमेंट से ही भारत ने अपने पैर पीछे खींचे हैं, और इसी के संदर्भ में आज का जो यह विषय है महत्वपूर्ण हो गया है। तो सबसे पहले हम ये आपको बताएंगे कि IPEF में भारत ने व्यापार स्तंभ से, है ना, जो एक महत्वपूर्ण पिलर माना जाता है IPEF का, व्यापार का जो पिलर है, यानी कि ट्रेड का जो पिलर है, उससे बाहर रहने की बात किसने की है? तो भारत ने की है। आगे हम बात करें, भारत ने इस मामले में क्या मंतव्य दिया है। भारत ने कहा है कि पारस्परिक हित के लिए बेहतर फ्रेमवर्क पर हम जोर देना चाहते हैं। क्लियर? आगे बात करें कि इस पूरे मामले में विशेषज्ञों का मत क्या है ना। विशेषज्ञों का मत यह है कि WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन से संदर्भित जो कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं, उन शर्तों से इतर कुछ ऐसी स्थितियां देखी जा रही हैं जिसके कारण से भारत ने यह निर्णय लिया है। क्लियर? तो एक दो जो बातें हैं वहां तो आप समझ रहे हैं कि IPEF एक आर्थिक ढांचा है, एक आर्थिक फ्रेमवर्क है। इसका जो एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है, महत्वपूर्ण हिस्सा है व्यापार से जुड़ा हुआ, यानी कि ट्रेड पिलर जो है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कर रहे हैं, व्यापार स्तंभ कर रहे हैं, इससे यह बाहर हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा कि जो IPEF है इसमें कौन कौन से पिलर्स हैं, है ना। पिलर यानी कि जो महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर यह फ्रेमवर्क काम करने वाला है, और उन्हीं में से एक जो महत्वपूर्ण पिलर माना जाता है, महत्वपूर्ण जो स्तंभ माना जाता है, वो है व्यापार का स्तंभ, और इससे भारत ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। इसका कारण इसने बताया है कि भाई हमारी कुछ अपनी चिंताएं हैं और इसी के कारण हम ये कदम उठा रहे हैं। आगे बात करें, भारत ने कहा है कि डिजिटल फ्रेमवर्क, डाटा और निजता यानी कि प्राइवेसी से संबंधित जो भारत के कानून है, उसमें कुछ व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। कानून को कुछ और बेहतर सिस्टमैटिक करने की आवश्यकता भारत को है, और इस लिहाज से भारत के लिए यह जरूरी हो गया है कि इस फ्रेमवर्क में जो व्यापार से संबंधित एक फैक्टर है, उस फैक्टर में भारत शामिल नहीं होगा। क्लियर? अब यहां पर दोस्तों ये समझो कि IPEF में जो ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है, आर्थिक फ्रेमवर्क है, इसका जो रीजन है, इसका जो एरिया है, वह कहां पर है? इसका एरिया जो है वो है IP यानी कि इंडो पैसिफिक में, यानी हिंद प्रशांत में। इसलिए इसको हम फुल फॉर्म के तौर पर कहते हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, है ना, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ठीक है, इसे हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क या फिर आर्थिक ढांचा। और इसी ढांचे के अंतर्गत भारत जो है शामिल हुआ है। भारत के साथ साथ और भी कई देश इसमें शामिल हुए हैं, और इस लिहाज से यह जो फ्रेमवर्क है, यह फ्रेमवर्क अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। तो यहाँ पर तो पहली बात हमने ये समझ ली कि आखिर चर्चा का जो आधार है वह क्या है। तो आधार यह है कि इस फ्रेमवर्क से भारत एक पार्टिकुलर सेगमेंट से बाहर हो रहा है, यानी कि IPEF से कंप्लीटली बाहर नहीं हो रहा है ना, बल्कि एक पार्टिकुलर जो इसका सेगमेंट है उससे केवल बाहर हो रहा है। बाकी जो अन्य सेगमेंट्स हैं इस फ्रेमवर्क से जुड़े हुए, उसमें भारत पार्टिसिपेट करेगा। यहां पर आपको ये बात स्पष्ट तौर पर समझ लेनी है, कंफ्यूजन नहीं रहना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर एक चीज ये समझिए कि जो इंडो पैसिफिक का रीजन है वह कहां पर है? तो ये है भारत, और ये इंडियन ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन। तो इस पूरे पार्टिकुलर रीजन को आप इंडो पैसिफिक या फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र कह सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस रीजन में जो भी महत्वपूर्ण देश हैं वो सभी मिलकर करके इस फ्रेमवर्क में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी देश हैं जो कि इस फ्रेमवर्क में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इनके बारे में भी
हम लोग आगे जिक्र करेंगे, है ना। देखो यहाँ पर IPEF के संदर्भ में मैं आपको बताऊं तो यह एक मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। यहाँ पर बड़ी बात यह है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी पृष्ठभूमि भी बता देता हूं ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर सके। दरअसल हुआ ये कि मई 2022 में, है ना, मई 2022 में जापान में एक आयोजन किया जाता है। किसका? जापान में आयोजन होता है क्वाड देशों का, है ना। क्वाड देश में शामिल है कौन कौन से देश? तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान से सुनिएगा। तो मई 2022 में जापान में इसका आयोजन किया जाता है और उसी के दौरान अमेरिका की पहल से इस फ्रेमवर्क की बातचीत की जाती है। किसकी? तो IPEF की। बात समझ में आ रही है? और इसी के कंटेक्स्ट में आगे वार्ताएं करने की पेशकश की जाती है और इन्हीं वार्ताओं के मद्देनजर हाल ही में जो वाणिज्य मंत्री हैं श्री पीयूष गोयल, वो अमेरिका में यात्रा पर गए हुए थे। लॉस एंजलिस में मंत्री स्तरीय बैठक होती है और उसी बैठक के दौरान उन्होंने यह स्पष्ट किया कि हम इस फ्रेमवर्क का जो ट्रेड वाला सेगमेंट है, व्यापार वाला जो हिस्सा है, उसमें हम साझेदारी नहीं करेंगे, बाकी जो अन्य हिस्से हैं उसमें हम साझेदारी करेंगे। तो यहां तक बात आपको क्लियर होनी चाहिए और इसी से जुड़ा हुआ है ये जो मामला कि एक मुक्त व्यापार समझौता यह नहीं है ना। तो यह काम क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि नियम आधारित जो व्यापार व्यवसाय हैं उसको हम बेहतर करें, उसको हम प्रसारित करें और साथ ही जो डिजिटल व्यापार है, डिजिटल ट्रेड है, उसको हम बढ़ावा दें और जो महत्वपूर्ण स्तंभ है इससे जुड़े हुए वो भी आप समझ लीजिएगा तो आप इसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए IPEF के 4 स्तंभ हैं, है ना। पहला है व्यापार, जिसमें भारत अब शामिल नहीं हो रहा है। दूसरा है आपूर्ति श्रृंखला, जो कि सप्लाई चेन, है ना। आपूर्ति श्रृंखला का मतलब क्या होता है? सप्लाई चेन, यानी कि किसी भी वस्तु या उत्पाद का निर्माण से लेकर करके उसकी बाजार तक पहुंच, उपभोक्ताओं तक पहुंच की जो पूरी की पूरी श्रृंखला होती है उसे हम उसे हम आपूर्ति श्रृंखला के अंतर्गत या फिर सप्लाई चेन के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है ना। तो इस स्तंभ में IPEF के 4 स्तंभ में आपूर्ति श्रृंखला को भी शामिल किया गया है, यानी कि ऐसा न हो कि जो भी देश इसमें पार्टिसिपेट करें उसमें ऐसी स्थिति आ जाए कि एक ही जो देश है वही किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट का, किसी पार्टिकुलर वस्तु का निर्यात करने वाला हो जाए, उसी पर सभी की निर्भरता हो जाए, है ना। सभी देश मिलजुल करके किसी भी वस्तु या उत्पाद की आपूर्ति में सहयोग कर सकते हैं और इसलिए इस आपूर्ति श्रृंखला को थोड़ा सा लचीला बनाने की व्यवस्था इसमें की गई है। साथ ही क्लीन एनर्जी पर भी यहाँ पर जोर दिया गया है ताकि जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से हम किसी भी स्तर पर आर्थिक या वाणिज्यिक कार्य करते हैं उसमें हम पर्यावरणीय पहलुओं को भी नजरअंदाज नहीं करें और इसलिए इसमें स्वच्छ ऊर्जा को भी महत्व दिया गया है। साथ ही कर और भ्रष्टाचार जैसे जो इशू है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो यह जो फ्रेमवर्क है दोस्तों, यह फ्रेमवर्क भारत सहित 14 जो देश हैं उनके साथ मिलकर करके यह फ्रेमवर्क लागू किया जा रहा है। यहाँ ध्यान रखिएगा, भारत के साथ साथ में 14 देश हैं। उन 14 देशों में कुल जो ये 14 देश हैं इनमें 10 आसियान देशों में से कुछ देश शामिल हैं, अमेरिका शामिल है, जो ऑस्ट्रेलिया है वह शामिल है, जो न्यूजीलैंड है वह शामिल है, दक्षिण कोरिया शामिल है ना, जापान शामिल है और फिर इधर से भारत भी शामिल है। फिजी भी एक जो देश है, कैरेबियन देश है, वह भी इसमें शामिल है। तो कुल 14 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इन सभी की भूमिका यहाँ पर इन चारों स्तंभों को फुलफिल करने में देखी जा रही है और इस बीच भारत जो है इस पार्टिकुलर सेगमेंट से हट रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूं भारत इसका हिस्सा नहीं है ना, ताकि आपको स्पष्टता बनी रहे, ठीक है ना। बाकी जो सेगमेंट्स हैं, बाकी जो पिलर्स हैं इसके, उसमें भारत पार्टिसिपेट करेगा, जैसे कि सप्लाई चेन के बारे में मैंने आपको बता दिया, स्वच्छ ऊर्जा के बारे में बता दिया, कर और भ्रष्टाचार के स्तर पर भी यहाँ पर आप समझ लीजिए कि पारदर्शिता बनाए रखने की बातचीत इसमें की गई है। जो भी देश व्यापार व्यवसाय करेंगे उसमें पारदर्शिता हो और जो
आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए जो भी उपाय किए जाने चाहिए, जो भी नियम बनाए जाने चाहिए, उनके हिसाब से जो भी गतिविधियां हों वो बेहतर तरीके से संपन्न की जा सके, इस लिहाज से इसको भी फोकस वे में रखा गया है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट बात हो गई कि यह कोई एज सच मुक्त व्यापार समझौता नहीं है जिसके तहत टैरिफ में छूट मिलती है या फिर बाजार पहुंच किसी भी वस्तु को लेकर करके मिलती है। ऐसा इसमें नहीं किया गया है। ये इस फ्रेमवर्क की एक बड़ी विशेषता है। ठीक है ना। आगे बात करें, इस फोरम की लोचशीलता महत्वपूर्ण मानी जाती है ना। लोचशीलता का मतलब क्या हुआ? रेजिलियंसी, यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो 14 देश हैं, भारत सहित जो 14 देश हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वह इस फ्रेमवर्क के किन्हीं पहलुओं को माने या फिर नहीं माने। इसमें किसी भी के साथ भी बाध्यता नहीं है, उनको मैंडेटरी नहीं है कि सभी को ये चारों जो पिलर्स हैं, इन सभी चारों पिलर्स को फुलफिल करना ही होगा। ऐसा नहीं है, बल्कि हो सकता है कि इसमें से कोई देश ऐसा भी हो जो इन चारों में से किन्हीं दो को फुलफिल करे, बाकी दो को वो रिजेक्ट कर दे। जैसा कि अभी भारत ने व्यापार वाला जो सेगमेंट है उसको रिजेक्ट किया है ना, इसको अभी अपनाया नहीं है। दरअसल यहाँ पर एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि भारत दरअसल ये चाहता है कि हम अपने राष्ट्रीय हित के मद्देनजर इस संदर्भ में कोई भी निर्णय लें, है ना। ऐसा न हो कि हम जल्दबाजी में व्यापार के संदर्भ में कोई निर्णय लें और जो कि बाद में हमारे लिए वह घातक सिद्ध हो जाए। इसलिए पीयूष गोयल जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे इस मुद्दे को लेकर के IPEF से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है उसको लेकर करके और संसद में इस पर चर्चा भी करेंगे और देन फिर जो भी एक सहमति बनेगी, सर्वसम्मति बनेगी, उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर राष्ट्रीय हित को एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है और इसी लिहाज से कई विशेषज्ञों का यह कहना है कि भारत के द्वारा यह एक सोची समझी जो रणनीति है उसके हिस्से के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसा कि यह जो फ्रेमवर्क है, यह फ्रेमवर्क किसकी पहल से शुरू किया गया है? तो फिर अमेरिका की पहल से। और अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी पैठ को मजबूत करना चाहता है। ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका अपनी पैठ मजबूत करना चाहता है। ठीक है। और वहीं पर RCEP, इसका भी नाम आपने सुना होगा, RCEP, जिसमें कौन है? तो चीन जो है भूमिका अदा कर रहा है, चीन नेतृत्व कर रहा है। RCEP का मतलब क्या हुआ? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, है ना, क्षेत्रीय व्यापक व्यापार साझेदारी। और इसमें भारत पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसमें अमेरिका पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जबकि इसमें IPEF में भारत ही पार्टिसिपेट कर रहा है और अमेरिका भी पार्टिसिपेट कर रहा है ना। यहां पर ये चीज आपको क्लियर करना है, चीन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। मैंने अभी बताया था ना कि जो हिंद प्रशांत वाला क्षेत्र है उसमें से कुछ ऐसे भी देश हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि चीन यहां पर नहीं है, रूस यहां पर नहीं है ना। तो उसी तरीके से RCEP में चीन का ही नेतृत्व यहां पर मिल रहा है। तो एक तरीके से कहा जा रहा है कि जो IPEF है वह चीन के नेतृत्व वाला जो RCEP है इसको काउंटर बैलेंस करने की रणनीति के तौर पर देखा जाना चाहिए। साथ ही यहां पर यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों कि अमेरिका ने बहुत पहले ही, लगभग 10-12 वर्ष पहले ही एक नीति अपनाई थी और उसका नाम था पाइवोट टू एशिया, पाइवोट टू एशिया, है ना। ये अमेरिकी नीति थी, यानी कि अमेरिका ने हमेशा से कोशिश की है कि एशियाई क्षेत्र में अपनी स्थिति वो स्थापित करे, चाहे वो आर्थिक स्तर पर स्थापित करे, चाहे वो रणनीतिक स्तर पर स्थापित करे। तो रणनीतिक स्तर पर उसने जो अपनी स्थिति स्थापित की है वो क्वाड के जरिए स्थापित की, क्लियर। वहीं आर्थिक स्तर पर वह अपनी स्थिति IPEF के जरिए स्थापित करना चाहता है, ताकि इस फ्रेमवर्क के माध्यम से वह इस पार्टिकुलर रीजन में जो भी महत्वपूर्ण देश हैं उनके साथ आर्थिक कारोबार में उनको रेगुलेट करने की स्थिति में आ सके, है ना। क्योंकि यह जो फ्रेमवर्क है कुछ हद तक कहा जा सकता है कि जो भी आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनको रेगुलेट करने को महत्व देता है ना।
चाहे इसमें डिजिटल इकोनॉमी को महत्व दिया जाए, चाहे इसमें अन्य व्यापारिक जो पक्ष हैं उनको महत्व दिया जाए, तो कुल मिलाकर यहाँ पर अमेरिका जो है अपनी पैठ इस पार्टिकुलर रीजन में बहुत ही शिद्दत से चाहता है, ताकि जो चीन है, चीन की जो आरसीईपी की एक पॉलिसी है, इस पॉलिसी को काउंटर किया जा सके। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है कि आईपीईएफ का जो मकसद है वह दरअसल क्या है, अमेरिका इसमें किस तरीके से पेश आ रहा है, और साथ ही भारत ने अपने इस पूरे मामले में क्या कुछ कदम उठाया है। भारत ने जो कदम उठाया है उसके बारे में हमने जिक्र कर ही दिया है। भारत ने अपने राष्ट्रीय हित को तवज्जो देने की बात की है, और भारत जो अन्य तीनों स्तंभ हैं उसमें पार्टिसिपेट करने की भी बात की। अब आगे आने वाले समय में यह देखा जा सकता है कि क्या भारत इस वाले पक्ष को, व्यापार से संबंधित जो महत्वपूर्ण एक पिलर है, महत्वपूर्ण जो स्तंभ है, इसको भारत अपनाता है या फिर नहीं अपनाता है, यह आने वाला समय ही बताएगा। तो आज की चर्चा में हमने आईपीईएफ से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण डायमेंशंस थे उसको विस्तार से समझने की कोशिश की। भारत की स्थिति के बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आज की चर्चा के आधार पर जो सवाल मैंने आपके लिए रखा है वो कुछ इस तरीके से है, आईपीईएफ के बारे में चर्चा कीजिए, भारत की इसमें भूमिका को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही सीधा सा सवाल है। आईपीईएफ के बारे में मैंने आपको बैकग्राउंड के साथ साथ बताया है कि कैसे मई 2022 से क्वाड में बैठक के माध्यम से इसके बारे में बातचीत शुरू हुई। आईपीईएफ का फुल फॉर्म बता देना है, भारत सहित 14 देश इसमें शामिल हैं, ये आपको बता देना है। इसके जो 4 पिलर्स हैं वो आपको बता देने हैं, उनका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है उसको एक एक लाइन में आपको बता देना है, और साथ ही आपको आरसीईपी के काउंटर बैलेंस के तौर पर भी इसकी भूमिका को, इसके रोल को बता देना है। इसके बाद भारत इसमें किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रहा है, भारत ने अभी क्या स्टैंड लिया है, ये आपके उत्तर में आ जाना चाहिए। आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में, किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।